इनर्शिया और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है इस टॉपिक पे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर ये बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है। अगर दोनों भी सर्कल पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई की जाए, सेम एनर्जी अप्लाई, और उसके बाद में ये दोनों सर्कल रोटेट करना शुरू कर दें एट द सेम टाइम, और इन दोनों भी सर्कल का मास भी मान लो कि लगभग सेम है, मतलब मास मे और मे नॉट बी सेम, तो उस केस में दोनों का जो लीनियर वेलोसिटी आएगा v इज ऑलवेज सेम। दोनों का वेलोसिटी सेम आता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिफरेंट। जी हाँ बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ये अलग अलग रहेगा, यानी ये इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा जोर से दौड़ेगा और ये कम स्पीड में भागेगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि ट्रैक्टर के दोनों भी टायर की बात कुछ ऐसी ही है, सामने वाले का एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ज्यादा रहेगा पीछे वाले के रिस्पेक्ट में। अभी ठीक है कि सामने वाले का मास छोटा रहता है, पीछे वाले टायर का मास भी बड़ा है, हमने एज्यूम किया, या फिर ट्रैक्टर के अलावा साइकिल की पाइडल की जब हम लोग बात करेंगे तो साइकिल का जो पाइडल वाला व्हील है वो बड़ा रहता है इस तरह से, और जो पिछला व्हील होता है वो छोटा होता है इस तरह से। तो पिछला व्हील छोटा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो बॉडी छोटी है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा रहेगा, और अगर व्हील बड़ा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ये डेफिनेटली छोटा हो जाता है। यानी आप एक सर्कल कंप्लीट करने के चक्कर में इसके 2-3 सर्कल आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये फर्क होता है एक तरह से। इस फर्क को समझते वक्त में हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी बहुत अच्छी मदद होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोगों को ये पता चलता है किसी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है, जैसे लीनियर मोशन के अगर हम बात करें तो लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले करता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्ले करता है। अच्छा, मास एग्जैक्टली क्या होता है? मास एक तरह से इनर्शिया है, अपोजिशन है टू द लीनियर मोशन। मोशन होने में अपोज करने वाली क्वांटिटी को हम लोग ने क्या कहा? मास कहा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहीं ना कहीं एंगुलर कॉन्सेप्ट आ जाती है, लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं आती। ये रोटेशनल मैकेनिज्म होती है, रोटेशनल फिनोमिना से डील करने वाली कॉन्सेप्ट है। अब इससे जब हम लोग आगे जाते हैं, ये कल का कॉन्सेप्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पेपर में हम लोगों को किस तरह के फॉर्मूले याद रखने हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते वक्त I = mr² याद रखना होता है, ठीक है। m यानी मास, r यानी डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर करना होता है। तो बच्चों याद रखना, अगर हमने I = mr² लिखा है तो इसके अंदर I का मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मतलब मास ऑफ द बॉडी, और r का मतलब उसका बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरह से इसकी थ्योरी मानी जाती है। अगर पिछले एग्जाम्पल को थोड़ा और एलिब्रेट करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा भी बन सकता है कि ये छोटा सर्कल है, तो इसका ये यहाँ तक डिस्टेंस आया पार्टिकल का, ठीक है, और ये मान लीजिए बड़ा सर्कल है, तो सेंटर से ये यहाँ तक आया इतना। तो एक पर्टिकुलर टाइम में पार्टिकल कितना कितना चलेगा उसके बारे में देख लेते हैं। मान लिया यहाँ ये एक टाइम में यहाँ से यहाँ तक गया पार्टिकल, तो ये θ1 है, और उतने ही समय में पार्टिकल ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये θ2 एंगल चलाएगा, कंप्लीट करेगा। टाइम सेम है t। तो पहले ω1 क्या आएगा? θ1/t, और ω2 क्या आएगा? θ2/t, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें सोच के देखिए क्या हुआ है। हमने कहा कि θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है, टाइम तो कांस्टेंट है, इसीलिए ω1 जो है ये बड़ा आएगा ω2 के रिस्पेक्ट में। इसलिए जो डिस्क छोटी होती है वो ज्यादा स्पीड में भागती है, और बड़ी वाली डिस्क जो होती है वो स्लो मोशन में रहेगी, स्लो वेलोसिटी में रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी में। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन पॉइंट जुड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मीन बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है पहले एक बार मैं बता दूं, उसके बाद उसके डेफिनेशंस को हम लोग पॉइंट वाइज वर्ड टू वर्ड समझेंगे। एक डिस्क है और इस डिस्क में से एक एक्सिस आर पार जाता है,
तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानते हैं I इक्वल टू 1/2 mr²। ये फिक्स्ड वैल्यू है बच्चों, इसको हम लोगों ने आगे सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को। ये कैसे आता है? I इक्वल टू हाफ mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बोला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में, इस पूरे डिस्क का मास कितना है? इस डिस्क का मास मान लीजिए कैपिटल M है, कुछ तो भी मास है, और ये पूरी की पूरी डिस्क इस एक्सिस के अराउंड में, जो इसके सेंटर से गुजरता है उसके अराउंड में ये पूरी डिस्क जब गोल घूम रही होती है, तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हुआ तो हाफ mr²। इसकी मदद से आप उससे लिख पाएंगे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² के फॉर्मूले से आपको मिल जाता है, तो इसके बाद मैं एक सेकंड एग्जांपल कंसीडर करने जा रहा हूं। इस डिस्क का जितना मास है, अच्छा इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, ये आपको याद रखना होगा। ओके, अब इस डिस्क का जितना मास है उतने मास का हम एक बॉब, एक पार्टिकल या एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं और उसको गोल घुमाते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा। जितना वजन इस पूरे डिस्क का है, इसके वजन के बराबर, इसके मास के बराबर एक छोटा सा बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। ये बॉब है, जो मैं पेंडुलम के लिए बॉब इस्तेमाल किया था उसकी बात करते हैं कि वो बॉब, उसका मास स्मॉल m इस वक्त होगा, लेकिन दोनों भी केस में कैपिटल M बराबर स्मॉल m होना चाहिए। इसका पूरे डिस्क का मास, ये पूरी डिस्क है और ये छोटा सा एक बॉब है जिसे हमने हल्की सी स्ट्रिंग से बांध के रखा है, जिस स्ट्रिंग के मास को हम यहाँ पर बिल्कुल ही निग्लेक्ट करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक हल्की सी स्ट्रिंग है और वो इस पूरे से, इस बॉब को पूरा गोल घुमाने में आपको मदद कर रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा बॉब इस तरह से गोल चक्कर मारेगा। तो जितना मास इस डिस्क का है उतना अकेले इस बॉब का मास है, मैंने ऐसा कहा। ठीक है, अच्छा इस डिस्टेंस को मैं सिंबल दे रहा हूं k, जो रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंबल होता है k। मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन समझाना है और उस पॉइंट को समझाने के लिए मैं दो डायग्राम की मदद से आपको इस चीज को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद इसके डेफिनेशन पे आएंगे। सो अब जरा ध्यान दीजिए, जो खेल इस पूरे बॉडी में पूरे मास से रिलेटेड करता था वो इतने से मास पे काम कर गया, यानी पूरे बॉडी का मास इस इतने से बॉब के मास के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू I, इसको मैं I' लिख दूं इस चीज के लिए और इसको मैं I लिखूं, और I यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास फिक्स है हाफ mr², जबकि I' इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या माना है? k माना है, तो यहाँ पे r की बजाय हम क्या लेंगे? k का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं mk²। तो बच्चों यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और जब आप स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे पूरा इक्वेशन का, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, k² इक्वल टू r²/2, दैट इज k इक्वल टू r/√2। ये हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन। इससे हमें क्या पता चला ये बताता हूं। इस k की वैल्यू का जो आंसर आया है r/√2, इससे हमें ये पता चला कि जब आप ये कह रहे थे कि इतनी बॉडी का मास है, ठीक है, मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में एक बॉब बना के आपने उतना ही मास एक बॉब को दे दिया, ये बात होगी यहाँ पे क्लियर। ठीक है, इसमें इतना समझ गया। लेकिन इसका जो रेडियस था उसकी तुलना में ये बॉडी इस सेंटर से कितनी दूर होनी चाहिए, तो इसके रेडियस के डिवाइड बाय √2, ये सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको जो जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो इस k का आंसर है। यानी आपको ये समझ में आएगा कि इस r और इस k में सिमिलैरिटी नहीं है, फर्क आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है दोनों सिस्टम में। ये डिस्क नहीं है आपकी, ये सिर्फ बॉब इतना यहां से गोल गोल घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मास सेम है, लेकिन रेडियस इसकी r और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k, ये अलग अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पजेस करना है इस डायग्राम के अंदर इस छोटे से बॉब के जरिए, तो सेंटर से इसकी कितनी दूरी होनी चाहिए, ये कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये आप लोगों को जो बताता है फिजिकल क्वांटिटी, उसी का नाम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं उसको फोकस करेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन the axis of rotation, ये axis of rotation,
एंड द पॉइंट एट विच, ये पॉइंट एट विच द होल बॉडी मास ऑफ द सिस्टम, यानी ये जैसे पूरे बॉडी का मास था वो यहां कॉन्सेंट्रेट हुआ, एंड द होल बॉडी मास ऑफ द सिस्टम इज रिमेन सपोज टू बी कांस्टेंट। यहां पर ये मान लीजिए कि ये जो मास है ये पूरे बॉडी के मास के बराबर है और वो कांस्टेंट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि यहाँ पे रेडियस जो है सर्कल की वो आर जो आप लोग नॉर्मली जानते हो, लेकिन यहाँ मेरी डिस्टेंस ये रेडियस कितना रहेगा, ये मैं इसके रेडियस के बराबर कर लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सेम नहीं आएगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, तो आमतौर पे रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला रहेगा I इक्वल्स टू mk स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू बनेगा I अपॉन m, तो बच्चों k की वैल्यू बनी अंडर रूट I अपॉन m, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। और इसका SI यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट रहेगा इसका हमेशा याद रखना मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। समझ में आया? सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर। बस अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, और उसका जवाब ये है रेडियस ऑफ गायरेशन गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी, यानी whether the mass of body is closely distributed or whether the mass of the body is widely distributed, this knowledge is given by particularly radius of gyration। रेडियस ऑफ गायरेशन से हमें ये पता चलता है किसी बॉडी का मास क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड है या वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस इतना ही इसका महत्व होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के नॉलेज पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी चीजों को पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इतना याद रखना कि अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है तो आपको पता चलेगा कि मास ऑफ द बॉडी इज क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर लार्ज वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है तो आपको पता चलेगा कि मास ऑफ द बॉडी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इस चीज का नॉलेज हमें यहाँ से मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आज का अगला सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है रोटेशनल मैकेनिज्म में, इसका डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है, डिराइव करना है वैल्यू, derive the expression for kinetic energy of rotating body। So let us see this। मैं आपको एक बात बता दूं कि नोट्स के अंदर डायग्राम जो है वहां पे बॉक्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने ये डायग्राम वहां पे घर पे निकाल लेना। अभी नोट्स के अंदर डायग्राम नहीं है तो ये डायग्राम आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे वहां पे, M1 M2 M3 Mn, R1 R2 R3 Rn, सेंटर O, और ये पूरी बॉडी इस तरह से घूम रही है और इसका घूमने का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ओमेगा। सवाल है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। लेट अस सी दिस। सो हम लोग इसका आंसर कैसे बनाएंगे, ये आपको डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम आप लोगों ने इस आंसर में लगानी होती है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी का रोटेशन में फॉर्मूला पाया जाता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा सवाल ही ये है कि आज आपको प्रूफ करना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किस तरह से आता है। सो आंसर लिखने की टेक्निक, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर O विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पूरे बॉडी का कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। लेट, मानो द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हैविंग मासेस m1 m2 m3 up to the mn, and these masses are separated by the distance r1 r2 r3 up to the rn। ठीक है बच्चों, अलग अलग मासेस हमने देखे, उनके अलग अलग डिस्टेंस हमने देखे, क्योंकि जब ये पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो हर पार्टिकल अपनी जगह से अपने मोशन में आएगा, तो उसकी अपनी अपनी लीनियर वेलोसिटी होगी v1 v2 v3 vn, इस तरह से। सो हम कहेंगे कि v1 v2 v3 अप टू द vn बी देयर लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ईच पार्टिकल। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसकी जो शुरुआत है, कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर O, ठीक है।
विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उसके बाद में लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 m3 अप टू द mn separated by the distance r1 r2 r3 up to the rn and v1 v2 v3 up to the vn be the linear velocity of each particles। ये हुआ आपका लिखने का तरीका। इसका इंट्रोडक्शन जो होता है आंसर का जो आपने डिजाइन करना होता है वो इस तरह से आप लोग करेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v की जगह हम लोग पुट करेंगे r ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि आप सब जानते हो कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना फर्स्ट पार्टिकल के लिए। तो हम लोग यहीं से इसको इसके बाद में हम ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फॉर सेकेंड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इज गिवन बाय हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फॉर थर्ड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी 3 हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दीज आर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ईच पार्टिकल। उसके बाद फॉर nth पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग n इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी n हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर total kinetic energy of rotating body is given by। सो बच्चों याद रखिए हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। इसकी कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, सारे के सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3 और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी n। इन सब की एडिशन करते जाना है आपने। सो अब इन सब की हम लोग एडिशन करने जा रहे हैं। लेट अस सी द आंसर। हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस करके डैश डैश कर देना। इस तरह से ही हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालिए m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू द mn rn स्क्वायर। तो आपको याद रखना होगा कि हमने बेसिक डेफिनेशन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पढ़ी थी तो ये वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है, ऐसा पढ़ाया गया था। दैट इज हमने लिखा था कि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर अप टू द mn rn स्क्वायर इज इक्वल टू I। ये डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या बनेगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये बनेगा आपका आखिरी जवाब। सो आई एम गोइंग टू टीच यू द कंप्लीट क्वेश्चन वंस अगेन। फिर से एक बार समझ लीजिए ये क्वेश्चन कैसे लिखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या होता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, सो इस डायग्राम को निकालेंगे और आंसर लिखेंगे। कंसीडर अ रिजिड बॉडी rotating about an axis of rotation passing through its center O with the angular velocity constant angular velocity ओमेगा। तो बच्चों इन सारे पार्टिकल्स के लिए m1 m2 m3 सबके लिए जो ओमेगा होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअली पूरी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि लेट बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके मास है m1 m2 m3 अप टू द mn और सेपरेट बाय द डिस्टेंस हमने कहा r1 r2 r3 अप टू द rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बताते हैं कि जब ये बॉडी मोशन में होती है तो v1 v2 v3 अप टू vn विद द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। स्टूडेंट्स
ऐसा ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा n नहीं करना है, क्योंकि हर पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो सेम होता है। लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा याद रखना चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हाफ mv², बट v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आपको पता है। आर ओमेगा पुट किया, सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फॉर सेकेंड पार्टिकल हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फॉर थर्ड पार्टिकल हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से फॉर nth पार्टिकल हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कैसे निकालेंगे? इट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Ke1 प्लस Ke2 प्लस Ke3 अप टू Kn। इन सबको क्या करिए, ऐड करिए। इनमें से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलता है, सब में से तो निकाल लो। ब्रैकेट में क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये वैल्यू किस चीज की होती है? I की, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। कल जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी तो उसमें ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिखाया था, आपको याद होगा। तो इसमें I यहां से ले लेना। सो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये आपका अगला जवाब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का। समझ में आया? ओके, अब हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ढूंढी है, कितनी है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसमें कुछ नोट याद रखने जैसी चीज है। सबसे पहली बात, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बच्चों क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा, ओमेगा दो बार लिख दीजिए। अब इससे होगा ये कि बट I ओमेगा का मतलब होता है L, जिसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला बनेगा हाफ L ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक तरह से रिलेशन आपने निकाल लिया। उसके बाद में जब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स और स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ये पहला नोट है। सेकंड नोट में देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बट आपको पता है ओमेगा क्या होता है? 2πn। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा? हाफ I 2πn का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया हाफ I 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो बच्चों इसमें 2 से 4 कैंसिल कर भी दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी बना ट्वाइस I पाई स्क्वायर। इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर देना आप लोगों ने। तो काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा हमें पता चलता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर इस फॉर्मूले से। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए रोटेशन में क्या होती है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन अबाउट द गिवन एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। अंडरस्टैंड हो गया ये पॉइंट? तो काइनेटिक एनर्जी आज की तारीख में मैंने पूरा टीच कर दिया है। यूट्यूब पे जो वीडियो रहते हैं उस पे क्या करना है आप लोगों ने कि अगर आपको कोई चीज ऐसा लगे कि सर स्पीड में हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कम समय में पूरा डाटा कवर करने की कोशिश करनी होती है, तब जाके आप लोगों का डाटा भी कम इस्तेमाल होगा मोबाइल पे। सो इसको आप लोग पॉज कर करके रिवाइंड कर करके वहां से स्टडी कर लेना, ठीक है? इसके बाद के लेक्चर में जो हमको पढ़ना है वो है टॉर्क और उसका डेरिवेशन।